Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's me Muhammad Irfan and we're your chemistry teacher. Well dear students, today we are going to take the last lecture of MDCAT, that is lecture number 18. Very interesting lecture today is that's about the reaction kinetics. So let's move towards the lecture. वेल डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमेशा की तरह हम आज देखेंगे कि आज के लेक्चर में जो कोर्स कंटेंट है एमडीकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन से हैं। वो आपके सामने स्लाइड मौजूद है, मैं उनको डिस्कस कर रहा हूं। आप स्लाइड पे देख सकते हैं हमारे पास जो फिजिकल केमिस्ट्री का यूएचएस टॉपिक 8 है जिसमें रिएक्शन काइनेटिक्स की बात करेंगे आज के लेक्चर में। उसमें जो सबसे पहले कंटेंट में बात करता है, कहता है कंस्ट्रक्ट एंड यूज द रेट इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। वो रेट इक्वेशन की बात करता है, डेफिनेटली रेट लॉ को डिस्क्राइब करेंगे। फिर काइनेटिक्स की बात करेंगे, फिर बात करता है विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ओके। फिर उसके बाद वो बात करता है शो अंडरस्टैंडिंग दैट द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ओके। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन काइनेटिक्स है, हम इस लिस्ट में मौजूद तमाम कंटेंट्स की बात करेंगे, एंजाइम्स की बात करेंगे, कैटालिस्ट की बात करेंगे और डेफिनेटली एक्टिवेशन एनर्जी की भी बात करेंगे और वो तमाम फैक्टर्स जो इनसे रिलेटेड उन सब की बात की जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द बोर्ड। आप देख सकते हैं सबसे पहले बोर्ड पे आपके सामने रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने डिफाइन किया है। हम लोग रिएक्शन काइनेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन होता है जब दो रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या प्रोसीजर्स होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं, कौन सा इफेक्ट किस स्टेप पे ज्यादा होता है और किस स्टेप की वजह से हमारे पास स्पीड ऑफ द रिएक्शन डिसाइड होती है। ये सारी बातें रिलेटेड है, लेकिन सबसे पहले रेट ऑफ अ रिएक्शन आपके सामने आप डेफिनेशन देख सकते हैं। The change in the concentration of a reactant or a product. If I am talking about the reversible reaction, of course, yeah, even I am talking about the forward reaction. मैं with the passage of time देखता हूँ कि जो reactants थे वो कितनी product में convert हुए हैं। Definitely, तो concentration of the reactant or the product per unit time is called the rate of reaction. इसकी बड़ी simple expression आपके सामने है, आप देख सकते हैं। मैंने इसको जो definition इसको verdict किया है, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। इसको मैंने एक्सप्लेन किया इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी, वेयर सी इज द कॉन्सेंट्रेशन। मेरे पास जो C2 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन में से माइनस कर देंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की और आफ्टर T2 माइनस T1 डेल्टा टी आ जाएगा। तो ये डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी मेरे पास रेट ऑफ अ रिएक्शन बताता है। रेट मीन कितनी देर लगेगी, कितना टाइम लगेगा, एक रिएक्शन जो होता है उसे कितनी देर लगती है और वो कितनी देर में कितना रिएक्शन कंप्लीट होता है। सिंपल, डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी, दैट इज द रेट ऑफ अ रिएक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके यूनिट्स भी मैंने लिख दिए। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल रेट ऑफ रिएक्शन, दीज आर एमसीक्यूज। हमेशा की तरह जैसे मैं लेक्चर में कहता हूं तो एवरीथिंग व्हिच इज बीइंग रिटन दैट इज एन एमसीक्यू। तो इसके यूनिट्स आपको पता होना चाहिए, दैट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब होते हैं, टाइम सेकंड होता है तो ऊपर जाके पर सेकंड हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब दैट। अब जब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, हमने रिएक्शन काइनेटिक्स पढ़ना है। यहां पे हमने किसी भी एक केमिकल रिएक्शन की पूरी डिटेल पढ़नी है स्टेप वाइज, किसी एक खास लम्हे में, फिर दो टाइम इंटरवल्स में एंड कॉन्सेंट्रेशंस के साथ भी जो रेट से एसोसिएटेड डेफिनेशंस है आपके सामने है। वॉच दिस। मैंने कहा था एवरी रिलेटेड डेटा मस्ट बी शेयर्ड एंड डिस्कस, क्योंकि एमडीकैट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने लिखा इंस्टेंटेनियस रेट। आप जानते हैं इंस्टेंटेनियस का मतलब है किसी एक खास लम्हे में, किसी एक टाइम इंटरवल में, किसी एक स्पेसिफिक टाइम में किसी भी केमिकल रिएक्शन को देखो उस वक्त उसकी स्पीड क्या होगी। दैट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन। सी द डेफिनेशन, the rate of a reaction at a specific time interval, that is called as instantaneous rate of reaction. अब इससे रिलेटेड बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो दो पॉइंट्स हैं, these are the two MCQs, very simple। रिएक्शन स्टार्ट होता है, आप लोग जानते हैं शुरू में जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है वो ज्यादा कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट की तरफ, स्पीड ऑफ द रिएक्शन ज्यादा होती है, रेट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा होता है। ज्यादा रिएक्टेंट्स कोलिजन्स करके, इफेक्टिव कोलिजन्स करके, इसकी भी बात करेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। फिर जैसे जैसे प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है, आप जानते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने जाता है और करीब पहुंचता जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम स्लोअर। स्टार्ट में अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट की बात करूंगा तो इंस्टेंटेनियस रेट एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एवरेज रेट व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, के रेट इन द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एक दो सर्टन स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के दरमियान एक एवरेज रेट आता है। डेफिनेटली ये डेफिनेशन यहां पे भी मैंने लिखी है एवरेज रेट की।
तो आपको पता होना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस रेट किसी एक मोमेंट के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन है जी। एवरेज रेट दो टाइम इंटरवल्स के दरमियान है रेट ऑफ रिएक्शन, स्टार्ट में ज्यादा बाद में कम, तो एवरेज वैल्यू आ जाएगी ना। बट अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट की बात करूं, अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट एट द स्टार्ट कंसीडर करता हूं तो डेफिनेटली मैंने अभी बोला कि रिएक्शन बड़ी स्पीड में चल रहा होता है, और अगर मैं एवरेज रेट का कंपैरिजन करूंगा तो मेरे पास एवरेज रेट की वैल्यू कम आएगी, इंस्टेंटेनियस रेट की ज्यादा होगी। और अगर मैं डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, delta t is zero means it approaches to zero, very small interval of time, got it, very small interval of time, मतलब एक इस मूवमेंट पे आपने किसी एक सर्टेन मूवमेंट पे इंस्टेंटेनियस रेट लिया है और साथ ही वेरी स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद आपने दूसरा रेट चेक कर दिया है, तो डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो उस वक्त क्या होगा, जो इंस्टेंटेनियस रेट होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल टू द एवरेज रेट होगा। क्लियर होगा? ये दो जो बातें मैंने की हैं, दीज आर बीइंग आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, दैट्स व्हाई सिंपल से कॉन्सेप्ट को भी एलैबोरेट कर दिया है सो दैट यू कैन इजीली आंसर दैट। अब बात करते हैं हम रेट लॉ की। व्हाट इज रेट लॉ? हम जैसे गुडबर्ग्स एंड वेग्स लॉ कहते हैं ना, जैसे हम लॉ ऑफ मास एक्शन भी बोलते हैं कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फॉरवर्ड रिएक्शन कह लें, बैकवर्ड रिएक्शन कह लें, जो भी आप रिएक्टेंट कंसीडर करेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट्स हमारे रिएक्टेंट बन जाएंगे, फॉरवर्ड में रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट कहलाएंगे। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं एक एक्सप्रेशन देता हूं, A प्लस बी एंड C प्लस डी, तो आप देखिए रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हम जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स। आई एम डिफाइनिंग द सेम डाटा। क्लियर हो गया? अब उसके जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं दैट बिकम द एक्सपोनेंट्स, तो ये मेरे पास एक कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेट इक्वेशन भी आ जाती है, जो आपके एमडीकैट के वर्ड में बोला गया ना, रेट इक्वेशन। तो ये रेट इक्वेशन एक्सप्लेन करती है कि हमारे पास रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में, उसकी डिस्क्रिप्शन में कर चुका हूं, नो नीड टू गेट कंफ्यूज। फॉर एग्जांपल मैं रिवाइज कर देता हूं, अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन की बात करता तो मेरे पास एरोहेड यहां से इस तरफ जाता, तो फिर मेरे पास रिएक्टेंट सी एंड डी होते, तो फिर मेरे पास फैक्टर सी एंड डी यहां पे आता। मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट, इसको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमारे पास रेट इज इक्वल टू द के, वेयर के इज द रेट कांस्टेंट। ठीक हो गया, ये मैंने रेट इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर दी, रेट कांस्टेंट एक्सप्लेन कर दिया। अब एक वर्ड आता है, ये मैंने लिखा है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। ये क्या चीज है सर? ये रेट कांस्टेंट ही है। कौन सा रेट कांस्टेंट? हाँ, ये पॉइंट है। अगर तो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स यूनिटी आ जाए, लेट्स सपोज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं ये भी 1 कंसीडर करता हूं, ये भी 1 कंसीडर करता हूं, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 आंसर 1 आएगा, तो क्या होगा कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन वही होगा जो कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है। क्लियर है? सो दैट रेट कांस्टेंट at which the concentration of the reactant is unity. See the definition, the rate constant of a reaction when the concentration of the reactant is unity, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूं, that is called as the specific rate constant or the velocity constant. अच्छा, रेट कांस्टेंट आपको पता है कि हमारे पास डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। क्लियर है? और इन जनरल हम अगर प्रीवियस एमडीकैट के लेक्चर को मैं इससे लिंक करके एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोलने लगा हूं, हमने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में, माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सिर्फ टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर होता है कि जिसकी वजह से इसकी पोजीशन वगैरह चेंज हो जाती है, वैल्यू भी चेंज होती है। ठीक है? अदरवाइज आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको बोलते थे, रिएक्शन कांस्टेंट बोलते हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज इन दैट वे। ठीक हो गया? तो ये फैक्टर भी याद रखने हैं। 12 मैंने लिख दिया, रेट इज इक्वल टू द वेलोसिटी कांस्टेंट और चेंजेस विद द टेम्परेचर, आई स्पेसिफाइड दिस। सिंपल डेफिनेशंस की हैं, अभी इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बाद में करेंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, देखते हैं वहां पे क्या है। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, हमने रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की बात की। आपके एमडीकैट के सिलेबस में जो लाइंस लिखी हैं, वो डिक्स लिखे हैं, उसमें डिफरेंट पॉइंट्स में कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए इस लेक्चर में जितनी भी रेट ऑफ रिएक्शन से एसोसिएटेड चीजें हैं, चाहे उसको डिफाइन करना हो, चाहे उसको अंडरस्टैंड करना हो, चाहे उसको कैलकुलेट करना हो, उनको लाइन अप किया, लिंक किया है, ताकि हम एक सीक्वेंस में अंडरस्टैंड कर सकें। वॉच ऑन, आपके एमडीकैट के सिलेबस में लिखा गया मेथड्स फॉर द रेट मेजरमेंट। अब एक केमिकल रिएक्शन होता है जी, 2 रिएक्टेंट्स मिलते हैं, 3 रिएक्टेंट मिलते हैं, प्रोडक्ट बनती है, एक सर्टेन टाइम लगता है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन स्लो है, ये रिएक्शन फास्ट है, ये रिएक्शन वेरी फास्ट है? वो अलग फैक्टर है जो मैं जानता हूं कि हमारे पास सारे कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, लेकिन क्या क्या वैल्यू आती है, कितना टाइम इन एक्चुअल लगता है, उसका अंदाजा करने के लिए मेरे पास एमडीकैट है ना, तो मैं वो तमाम डिस्क्रिप्शन क्लियर करता हूं। मेथड्स हैं, तरीकाकार है, 2 तरह के मेथड्स हैं, फिजिकल मेथड भी होता है और केमिकल मेथड भी होता है। द बेस्ट मेथड
एमडी कैट के सिलेबस में लाइन लिखी है, डिस्कस द बेस्ट मेथड दैट इज द फिजिकल मेथड्स। हमारे पास इसके इंस्ट्रूमेंटेशन यूज होती है, हमारे पास टाइम टू टाइम हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को चेंज नहीं करना पड़ता, रिएक्शन को स्टॉप नहीं करना पड़ता। वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू। वॉच दिस, दिस इज द बेस्ट मेथड। अब फिजिकल मेथड्स मेरे पास जो मैं नाम लिखे हैं इनको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूं, एमडी कैट में पूछे जाएंगे, आपको पता होना चाहिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। वॉच दिस। सबसे पहला मेथड मैंने लिखा है स्पेक्ट्रोमेट्री। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? You are going to pass certain kind of the light radiations. Yes, you are going to develop a spectrum, okay, which is being noted by a spectrometer. Yes, and on the basis of that I'm defining the rate of reaction. D. How can I define? Listen, it's physical method. You're not performing any kind of that physical method का ये मतलब नहीं है कि chemical reaction नहीं हो रहा. It means you are not intruding the chemical reaction by adding some chemical or not. You are just proceeding a reaction and you are putting a kind of radiation. Spectrometry में आप खास तरह की radiations कौन से मैं लिख दी हैं, आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या विजिबल या इंफ्रारेड रेडिएशन, अब उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। जस्ट इमेजिन माय डियर स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट्स पड़े हैं जी, उसके ऊपर रेडिएशन फेंकी। हमारे पास एक खास तरह का रिएक्टेंट था या दो तीन तरह के रिएक्टेंट्स थे, उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ और टाइप ऑफ रेडिएशन, टाइप भी और अमाउंट ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया। हमारे पास वैल्यूज आ गई, स्पेक्ट्रोमीटर ने बता दिया, मैंने रिएक्शन स्टार्ट कर दिया। अब मैंने दोबारा ऑब्जर्व करना शुरू किया विद द स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स, बिकॉज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन देयर मस्ट बी द डिस्कशन ऑफ द डिफरेंस इन टाइम, टाइम इंटरवल्स के साथ कितनी चेंज आती है, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट बनती जाएगी। अब पहले मेरे पास एक खास वैल्यू आई थी कि रिएक्टेंट्स ने इतनी रेडिएशन ऑब्जर्व की, ये वाली। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि यार अब रेडिएशंस जो हैं वो उनकी एब्जॉर्प्शन कम होती जा रही है जी, ओके, इसका मतलब है इतने टाइम में ये जो रिएक्टेंट्स हैं अब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। क्लियर? और या मैंने ये ऑब्जर्व किया कि प्रोडक्ट जो बननी है अब वो डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करना शुरू हो गई है। तो जब मैं इन रेडिएशंस की एब्जॉर्बेंस देखता हूं तो मेरे पास स्पेक्ट्रोमेट्रिक वैल्यू आ जाती है, जिससे रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन का अंदाजा लगाया जा सकता है। वैल्यू को पुट इन करें, टाइम स्पैन को चेंज करें, डेल्टा सी और डेल्टा टी पुट इन करें, आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड्स आर वेरी गुड मेथड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब दूसरे की बात करते हैं कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से फाइंड आउट करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास रिएक्टेंट में से या प्रोडक्ट में से कोई ऐसा एक कंपाउंड है जो आयनाइज होता है, जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस करता है। ओके, लेट्स सपोज मैंने रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले करंट पास ऑन किया और मैंने देखा इतनी कंडक्टिविटी हुई, फिर मैंने रिएक्शन स्टार्ट करवा दिया। अब मैं सिंपल करंट पास ऑन करता जाऊंगा डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में, और मेरे पास जैसे जैसे कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, या रिएक्टेंट अगर नॉन कंडक्टर है तो प्रोडक्ट कंडक्टर बन रही है, लेट्स सपोज, या कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो मैं उधर से अंदाजा लगा लेता हूं कि भाई इतनी देर में इतने रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो गए हैं या इतनी देर में इतने प्रोडक्ट्स बन गए हैं। सो दिस इज द मेथड, इज अ फिजिकल मेथड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आई कैन assume the change in the concentration of the reactants or the products to calculate the rate of a chemical reaction। क्लियर है? अब बात करते हैं डायलेक्ट्रोमेट्री की। डायलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड। ये एमडी कैट का क्वेश्चन बहुत दफा पूछा गया है कि ये स्मॉल वॉल्यूम चेंज की बेसिस के ऊपर एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को बताता है। और ये देखें, रिलेशन चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। वेरी सिंपल, मेरे पास सर्टेन वॉल्यूम है रिएक्टेंट्स का जी, फिर थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट्स बननी है जी, चाहे मैं रिएक्टेंट्स को कंसीडर कर लूं चाहे मैं प्रोडक्ट को कंसीडर कर लूं, और मैं देखना शुरू कर दूं कि इतने टाइम के बाद रिएक्टेंट्स के इतने वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है या प्रोडक्ट्स का इतना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो चेंज इन वॉल्यूम आया ना, तो उससे मुझे भी रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन का अंदाजा हो जाता है। अनदर फिजिकल मेथड इज द रिफ्रैक्टोमेट्री मेथड। ये देखें, डिपेंड्स अपॉन द changing values of the refractive index। you better know what is refractive index। आप फिजिक्स में इसको डिटेल में पढ़ते हैं, आप हर मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं और लाइट की रिफ्रैक्शन से आप अंदाजा लगा लेते हैं। अच्छा, आपके पास एक खास वैल्यू एक रिएक्टेंट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की है। ओके, आपके पास जो इंफॉर्मेशन आती है, जो डाटा आता है मशीन के जरिए, आप उसे कैलकुलेट करते हैं। वही कॉन्सेप्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें चेंज आती है। प्रोडक्ट्स का जो आता है वो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, आपके पास वैल्यूज डाइवर्सिफाइड होना शुरू हो जाती हैं, आपको वहां से अंदाजा होना शुरू हो जाता है कि इतने टाइम के बाद इतनी वैल्यूज चेंज हो रही हैं, मतलब इतनी देर में इतने रिएक्टेंट्स इतने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, सिंपल। फिर उसके बाद आता है ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। हमारे पास
ये ऑप्टिकल रोटेशन मेथड सिर्फ उन केमिकल रिएक्शंस में यूज होता है जिसमें ईदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और बोथ ऑफ देम दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं कि वो जब उनके ऊपर लाइट रेडिएशंस फॉल करती हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉल करती है, तो उसको वो रोटेट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बताया था कि हमारे पास पड़ने वाली लाइट को या तो लेफ्ट साइड पे रोटेट किया जाता है लीवो रोटेटरी, या राइट साइड के ऊपर रोटेट किया जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और यहाँ पे मैंने एक और बात बताई थी कि हर वो मटीरियल ऑप्टिकली एक्टिव होता है जिसमें कायरलिटी होती है, जिसमें कायरलिटी मीन उसके मिरर इमेजेस बन सकते हैं, उसके एनेंशियोमर्स बन सकते हैं। So these things are related. I'm not going to discuss in detail because they are not in concern with your paper. But I'm telling you, आपके पास अगर reactants हों और प्रोडक्ट्स हों और वो ऑप्टिकली एक्टिव हों तो आप देखेंगे पोलारीमीटर के जरिए कि यार ऑप्टिकल रोटेशन क्या आई है, पहले इतनी आ रही थी, अब इस टाइम के बाद थोड़ी कम हुई है, या ज्यादा हुई है, या डिफरेंट हुई है। तो जो वैल्यूज आएंगे उससे आप इजीली जज कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी देर में कितने रिएक्टेंट्स कितनी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो यू आर गोना कैलकुलेट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। दीज वर द फिजिकल मेथड्स एंड फिजिकल मेथड्स आर द बेस्ट मेथड्स टू एक्सप्लेन द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब मैंने साथ में लिंक MDCAT है, पूछा जा सकता है to avoid your mind confusion I am sticking with the same concept के जो हमारे सिलेबस में है, बट केमिकल मेथड का भी आपके ज़हन में आता है। लेट्स सपोज बड़ी कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है, उसने एसिड्स का एस्टरिफिकेशन कर ले, कोई भी रिएक्शन कर ले, हाइड्रोलिसिस कर रहे, एसिड बेस को रिएक्ट कर दे, तो वो क्या करता है, ग्राफ डेवलप करता है। टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस पे आते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट वैल्यू है, एंड कॉन्सेंट्रेशन जो है हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। हमारे पास हम डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में फिजिकली केमिकली चेक करते हैं। मेरे पास रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, एसिड बेस मिल रहे हैं, मैं फ्यू सेकंड्स के इंटरवल्स के बाद सैंपल उठाता हूं, लेट्स सपोज कॉनिकल फ्लास्क में, और मैं देखता हूं कि भाई कितना एसिड बच गया और कितनी बेस बच गई और कितना सॉल्ट बना है। गॉट इट। इस तरह कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसके रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को मैं केमिकली चेकअप करता हूं और उसकी बेसिस पे ग्राफ डेवलप किया जाता है। जो मैंने अभी बोला, हम जो वैल्यू ऑफ टाइम है उसको एक्स एक्सिस में ले लेते हैं और विद रिस्पेक्ट टू टाइम जितनी जितनी जो भी चेंज आई कॉन्सेंट्रेशन में उसको वाई एक्सिस पे लेते हैं, ग्राफ आता है, और फिर टेंजेंट जो आता है हमारे पास, दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये मैंने सिंपल एक्सप्रेशन भी कर दिया आप लोगों के सामने। Rate of reaction is the dx over dt। और देखें method in which the concentration of the reactants and the products are analyzed chemically from time to time। So it's simple scenario। आप अपना experimental chemical data collect करते हैं, materials की concentration को check करते हैं, graph develop करते हैं, and you are going to calculate the rate of a chemical reaction in a very simple way। Clear हो गया? So these were the methods by which we are going to calculate the rate of a chemical reaction। मैंने rate of reaction बताया, उसकी different types बताई, instantaneous बताया, average बताया, फिर rate constant की बात की, फिर rate equation की बात की, उसके बाद methods to calculate the rate of a chemical reaction। इनसे related MCQs मैं definitely share करूंगा। बाकी ये तमाम lines आप लोगों के लिए important MCQs ही हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं next board पर, देखते हैं वहां पे क्या है। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, अभी हमने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की बात की है। बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो, सिंपल वर्ड लाइन लिखी हुई है आपकी बुक में, ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, बट आई हैव टू एक्सप्लेन द ओरिजिनल थीम ऑफ दिस वर्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने रेट इक्वेशन एक्सप्लेन की जी, उसमें केमिकल रिएक्शन था, आपके सामने थी A + B फॉर्मिंग C+D। ओके, सर्टेन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं, आप रेट इक्वेशन ड्रॉ करते हैं, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ओके, उसके एक्सपोनेंट्स लिखते हैं। अब हमारे पास एक जो केमिकल रिएक्शन होता है ना डियर स्टूडेंट्स, वो हम जो एक इक्वेशन में देख रहे होते हैं वो सेवरल स्टेप्स में हो सकते हैं। पॉइंट सुनते जाएं, आई एम गोना लिंक द कॉन्सेप्ट। सेवरल स्टेप में हो सकता है, लेकिन हमारे पास तो एक केमिकल इक्वेशन एक्सप्रेस की जाती है जो कि बैलेंस्ड होती है। उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बेसिस के ऊपर मैं रेट इक्वेशन डेवलप करता हूं, उसके एक्सपोनेंट्स लिखता हूं, नंबर ऑफ मोल्स। इफ समवन इज गोइंग टू आस्क मी व्हाट इज मोलेकुलरिटी and what is order of the reaction, I am going to link these two very important things in front of you। My dear students, chemical reaction में balanced chemical equation से जो theoretical description आती है, जिसमें मैं exponent को sum up करता हूं और फिर मुझे पास जो value आती है, that is molecularity, number of molecules taking part in the chemical reaction। but एक experimental value होती है, हम जो इक्वेशन में देख रहे होते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास वो जो सिंगल लाइन इक्वेशन है जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स है, जिनको हम सम अप करके मोलेकुलरिटी की बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ओके, वी नो दैट मोलेकुलरिटी कभी भी जीरो नहीं होती। एमसीक्यू, मोलेकुलरिटी फ्रैक्शंस में नहीं होती।
मोलेकुलरिटी मोर देन 3 हो सकती है, 4, 5, 6, 7 हो सकती है। बट जब हम एक केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई एंड जी, मैक्सिमम 3 एक्सिस हैं जी। हमारे पास एट अ सिंगल टाइम अगर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के इफेक्टिव कोलिजन की, केमिकल रिएक्शन तभी होता है जब इफेक्टिव कोलिजन होता है। इफेक्टिव कोलिजन और जनरल कोलिजन में फर्क ये होता है कि मॉलिक्यूल तो टकराते रहते हैं आपस में जी, टकराते रहते हैं, लेकिन हर कोलिजन के नतीजे में प्रोडक्ट नहीं बनती, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन वो होता है जिसमें खास सर्टेन सिमेट्री, एक्सेस, एनर्जी की रिक्वायरमेंट के बाद बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग होती है और प्रोडक्ट बनती है। अच्छा, अब हमारे पास एक रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है या 2-3 स्टेप्स में हो रहा है, अब उसमें से मेरे पास एक वो स्टेप है जो स्लो स्टेप है, जो ओरिजिनल स्टेप है, और वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। स्लो स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। उस स्टेप में जितने मॉलिक्यूल्स ने कोलाइड किया, पार्टिसिपेट किया, कंप्लीटली पूरे मॉलिक्यूल ने किया, आधे मॉलिक्यूल ने किया, 1/4 ने किया, जितनी एक्चुअल अमाउंट मॉलिक्यूल की कंज्यूम हुई, दैट इज इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मेरे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस थीम को ध्यान में रखिए। अब बाकी बातें करते हैं। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड मैंने लिखा कि सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, चेंजिंग एक्चुअली। मैंने रेट इक्वेशन लिखी थी, मैंने उससे पहले आपको भी मैं व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर गया था, ए के आगे a प्लस बी लिखा हुआ था। Why I'm not going to write a plus b is the order of reaction? No sir, because a plus b was the simple molar representation, the theoretical description which was showing the molecularity, yes, but when I'm talking about the order of the reaction, I will talk about that original amount of the reactant which are in actual taking part in the effective collision, which are going to bring the change, which are in fact going to produce the reactants. हमारे पास बड़े रिएक्शंस होते हैं जिसमें मोलेकुलरिटी कैलकुलेट 7 भी हो जाती है, 8 भी हो जाती है, बट हम अभी जानते हैं, मैंने बड़ी कॉन्सेप्ट लाइन बोली है कि मैक्सिमम पॉसिबल कोलिजन्स 3 हो सकते हैं ना, 3 एक्सिस पे आके 3 मॉलिक्यूल कोलाइड कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है, हाँ इससे 0 भी हो सकता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, इट कैन बी इन फ्रैक्शंस, यस, ये तमाम पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले मैंने m प्लस n को एक्सप्लेन किया जस्ट टू शो ऑफ कि भाई m प्लस n से मुराद है वो एक्चुअल नंबर, वो एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल which are taking part in the chemical reaction. So that was the definition, the sum of the exponent of the concentration terms changing actually in a chemical reaction, that is called as the order of reaction. इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज m प्लस n, जिसको बोल भी चुका हूं। अच्छा, ये सारे एमसीक्यूज सुने, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज है, जो भी समझ लें। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, बोला ना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं, रिएक्शन काइनेटिक्स से पता चलता है, ठीक है, रिएक्शन करवाने से पता चलता है। फिर हमारे पास रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, द स्लो स्टेप, जिसमें जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होके इन दे आर ब्रिंगिंग द एक्चुअल चेंज, उसकी बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर कहता है इंडिकेटेड बाय द परफॉर्मिंग द काइनेटिक स्टडी, बोल चुका, मे बी फ्रैक्शनल पॉइंट्स में हो सकते हैं। बड़ा पॉपुलर रिएक्शन, एमडीकेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स पढ़ के आए हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्केन्स पढ़ के आए हैं, उसमें आप जानते हैं ना होमोलाइसिस होता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 रिएक्शन में लिखा जाता है, बट उसका इनफैक्ट एक फ्री रेडिकल, एक एटम Cl2 के 2 मॉलिक्यूल्स में से एक एटम टूटता है, वो अटैक करता है, तो एक मॉलिक्यूल तो इन्वॉल्व नहीं है ना केमिकल रिएक्शन में, आधा मॉलिक्यूल है जी, उस आधे मॉलिक्यूल की वजह से उसका ऑर्डर भी आधा हो जाएगा कम। तो हमारे पास अगर हम क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं और हम CCl4 पायरीन यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन बना रहे होते हैं, तो इसका मतलब अगर ऑर्डर उसका पूछ ले तो आप Cl2 से कंफ्यूज नहीं होंगे, आप Cl फ्री रेडिकल को कंसीडर करेंगे, आप कहेंगे यस एक मॉलिक्यूल मेरे पास क्लोरोफॉर्म का है बट आधा मॉलिक्यूल मेरे पास क्लोरीन का है, जो कि एक्चुअल एक्सीडेंट में, एक्चुअल कोलिजन में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बन रही है, तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1.5 होगा। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी इन फ्रैक्शंस, इट मे बी 0। अभी मैं 0 ऑर्डर रिएक्शन एक्सप्लेन करता हूं, जस्टिफाई करता हूं, आप पता लग जाएगा। इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 3, कभी भी 4th ऑर्डर रिएक्शन नहीं होता। उसकी अभी मैंने जस्टिफिकेशन दी है कि भाई मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ द इफेक्टिव कोलिजन इज 3, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इन 3 डायमेंशन से ये एक्सिस पे अटैक हो सकता है एक सर्टेन मूवमेंट में,
द सर्टन मूवमेंट में एक पॉसिबल कोलिजन, क्योंकि मैक्सिमम 3 साइड से हो सकता है, तो थर्ड ऑर्डर से ज्यादा कोई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं होता। अब सुने, इसको मैंने क्लासिफाई कर दिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखें जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है। जीरो, यस इट कैन बी जीरो, the reaction whose rate is independent of the concentration of the reactants. Sir, how it is possible? एक तो एग्जांपल मैंने लिख दिया, मैं कॉमन एग्जांपल की बात करता हूँ। रात का वक्त है, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, उनके जो लीव्स हैं उनमें वाटर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन रिएक्शन तो नहीं हो रहा, ग्लूकोज तो नहीं बन रहा। रिएक्टेंट्स मौजूद हैं बट दे आर डिपेंडिंग अपॉन अ रिएजेंट व्हिच इज इन फैक्ट गोइंग टू ब्रिंग अ चेंज। अगर लाइट होगी जैसा कि दिन के वक्त होता है तो ही रिएक्शन होगा। रिएक्टेंट्स मौजूद हैं बट रिएक्शन नहीं हो रहा। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टेंट्स, बिल्कुल नहीं, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैंने कैटालिस्ट का वर्ड नहीं बोला। 90% स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, सुन ले। कैटालिस्ट कैन नॉट स्टार्ट अ रिएक्शन, कैटालिस्ट जस्ट स्पीड्स अप द रिएक्शन। क्लियर? इट जस्ट स्पीड्स अप द रिएक्शन। कैटालिस्ट का वर्ड बोलने से आप एक काम करेंगे, आप जीरो ऑर्डर की बात नहीं करेंगे। अब आप क्वेश्चन देखें, आप कहेंगे सर ये कैटालिस्ट नहीं है, आप मोलिब्डेनम या टंगस्टन, अमोनिया और फॉस्फिन गैस को आप डिकम्पोज करके जीरो ऑर्डर बता रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैंने कहा एक तो ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करा, दूसरा ये कंडीशन रिक्वायरमेंट है। अगर ये होंगे तो रिएक्शन होगा, अगर नहीं होंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। दे आर नॉट कैटालिस्ट, दे आर द कंडीशंस, लाजमी रिक्वायर्ड है। कैटालिस्ट के बगैर रिएक्शन होता रहता है लेकिन स्लो होता है, कैटालिस्ट के ऐड करने से रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है, लेकिन ये जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं इनके बगैर रिएक्शन ही नहीं होगा। मतलब ये कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, अगर ये होंगी तो रिएक्शन होगा। भले जितने मर्जी रिएक्टेंट्स पड़े रहे, दे आर नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, रिएक्शन नहीं हो रहा। सो ऐसे तमाम केमिकल रिएक्शंस in which the reaction whose rate is independent of the concentration of the reactant, they are depending upon the condition, they are called as the zero order reactions. ये पॉइंट्स देखें। अब आपके सामने इस रिप्रेजेंटेशन को करने का मकसद क्या है? दिस इज MDCAT, जैसा मैं हमेशा बोलता रहा हूं, वॉच दिस। मेरे पास MDCAT में क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इक्वेशन लिख के देगा आपको, बड़ी परफेक्ट इक्वेशन देगा, और एंड में रेट इक्वेशन भी लिख देगा, या इस तरह ड्रॉ कर देगा रेट डायरेक्ट रिलेशन के विदाउट द कांस्टेंट, और यूं एक्सप्रेशन दे देगा 3 4 कैटल 0 0 0। अब आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? एक्सपोनेंट्स को सम अप करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा। वो खुद बता रहा है कि भाई इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो भी है इन पे डिपेंड नहीं कर रहा वो रेट, तो मेरे पास सम क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी आपको मैं फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर की एग्जांपल देता हूं, वो आपको इक्वेशन देके वैल्यूज भी लिख देगा। लेट्स सपोज, जैसे मैं अभी फर्स्ट ऑर्डर की भी बात कर लेता हूं, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, वो तमाम केमिकल रिएक्शंस जिसमें रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। क्लियर है? दे आर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और सिमिलरली सेकंड ऑर्डर की डेफिनेशन भी सुन ले, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द टू रिएक्टेंट्स। क्लियर? सो डेफिनेटली दैट इज द सेकंड ऑर्डर। और 3 पे जो कर रहा है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और 3 से ज्यादा होता नहीं है। अब इस बात पे आते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैंने लिखा है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस। आपको तो समझाने के लिए, जैसे मैंने अभी बोला, मैंने कह दिया कि इस रेट इक्वेशन से पता चलता है कि मेरे पास 2 रिएक्टेंट्स तो हैं लेकिन रेट किसी एक पे डिपेंड कर रहा है, 1 + 0, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन फॉर योर प्रैक्टिस, मैं इसमें अमेंडमेंट कर रहा हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। वॉच दिस। अगर मैं यहां पे फैक्टर 1 लिख देता, लेट्स सपोज, और साथ में मैं वर्ड बोलता, रेट इक्वेशन आपको दे दी गई है, MDCAT में सवाल आया हुआ है, आप कैलकुलेट कर चुके हैं भाई ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन अब वो बोलता क्या है? स्टेटमेंट में बोलता है दिस इज द रेट इक्वेशन बट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। वो इसको कंसीडर ही नहीं कर रहा। इट मींस वो कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ए की होगी वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, चाहे बी की कोई भी वैल्यू लिखी हो, मैं इसको कंसीडर ही नहीं करूंगा। वो खुद बता रहा है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें रेट ए पे डिपेंड कर रहा है, बी पे नहीं कर रहा। क्लियर हो गया? वो मॉडिफाई करेगा इक्वेशंस को। तो इस चीज की प्रैक्टिस में इसलिए कर रहा हूं कि आप समझ सकें, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, सो इन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एग्जांपल्स आपके सामने दी है, आपकी बुक में जो गिवन एग्जांपल्स हैं उसको ध्यान में रखिएगा। मैंने रेट डिटरमिनिंग स्टेप की भी बात कर दी, स्लो स्टेप की भी बात कर दी, हमारे पास डिफरेंट मैकेनिस्टिक अप्रोच की बात कर दी। द एग्जांपल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, इन तमाम चीजों को आप लाजमी पढ़ेंगे। ठीक है, ये तमाम फैक्टर्स ध्यान में रखेंगे। और सिमिलरली सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल दे दी, यहां पे सिंपल फिनोमेनन मैंने शो कर दिया। अब देखें,
टेक्निकल वे में लिमिटेड टाइम में आपको एक्सप्लेन करना है। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे मैंने दो अलहदा रिएक्टेंट्स बोले। सर अभी आपने डेफिनेशन बोली थी द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विच डिपेंड्स अपॉन द टू रिएक्टेंट्स। ओके, आपकी ये बात यहाँ पे तो सही साबित हो रही है, ठीक हो गया, एक्सपोनेंस को 1+1 कर देंगे, ठीक है। सेकंड ऑर्डर, ये जो आपने एग्जांपल दी है, यस, इसमें मैंने H2 + I2 लिखा है। ओके, यहाँ पे तो मॉलिक्यूल तो एक ही है सर। ओके, मैंने मॉलिक्यूल बोला था ना दो, आप इसको एक मॉलिक्यूल कह रहे हैं। इट इज वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, HI इज वन टाइप, लेकिन एक्चुअली रिएक्शन में मॉलिक्यूल दो यूज हो रहे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की है कि हमारे पास जब इफेक्टिव कोलिजन होता है, जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे एक जैसे हो चाहे डिफरेंट हो। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट कि मेरे पास दो तरह के रिएक्टेंट्स होने चाहिए, मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, तो चाहे वो एक जैसे हो। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि एक्सपोनेंट में 2 की फैक्टर आ रहा है। क्लियर है? बड़ी छोटी सी बात है, क्लियर बात है, और इसको अंडरस्टैंड करना है। एंड सिमिलरली स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, द ब्यूटीफुल थिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात की, एग्जांपल देखें आपके सामने लिखी है, इसमें एमडीकेट का क्वेश्चन आता है। मैंने मतलब सुक्रोज है, उस पर हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस इन जनरल, हाइड्रोलिसिस आप लोगों की बुक में और ए लेवल्स में वर्ड हाइड्रोलिसिस बोला गया है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी रिएक्शंस हो सकते हैं। मैं कोई भी रिएक्शन, सिंपल, जस्ट वॉच दिस माय डियर स्टूडेंट, मैं ऊपर वाले रिएक्शन में किसी की एग्जांपल कर देता हूं। लेट्स सपोज मैंने सिंगल रिएक्टेंट्स लिखे हैं, कोई भी दो रिएक्टेंट्स, 3 रिएक्टेंट्स, 4 रिएक्टेंट्स आ जाएं और कहा यह जाए कि हमारे पास दो रिएक्टेंट्स में से एक रिएक्टेंट एक्सेस में है। हाइड्रोलिसिस में पानी बहुत सा यूज होता है ना, एसिड या बेस डालते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस या बेस हाइड्रोलिसिस करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे चीनी को पानी में डिसॉल्व करा है, बहुत ज्यादा पानी है, रिएक्शन तो हो रहा है जी। रिएक्शन में अगर मैं देखूं तो मेरे पास पानी के बगैर रिएक्शन नहीं हो सकता, इस पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, लेकिन और सुक्रोज पे भी करता है। यस, ये होगा तो रिएक्शन होगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। लग तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रहा है, बट एक रिएक्टेंट एक्सेस में है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एमडी कैट में उसने इक्वेशंस दी हुई हैं और बोलता है लाइन में कि इफ दिस रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? विद इन सेकंड यू विल आंसर दैट। आप कहेंगे भाई अगर आपने दो रिएक्टेंट्स में से किसी एक रिएक्टेंट को एक्सेस में कर दिया है, तो इसका मतलब है उस रिएक्टेंट की अमाउंट कम या ज्यादा होने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उसके बगैर रिएक्शन नहीं होगा, हाँ वो सेकंड ऑर्डर है, लेकिन वो एक चीज एक्सेस में है। कम या ज्यादा होने से हमारे पास हाइड्रोलिसिस पे इफेक्ट नहीं हो रहा, वो हाइड्रोलाइज हो रहा है, खत्म होने से हो रहा है, कम या ज्यादा होने से नहीं हो रहा, एक्सेस में है। तो इन फैक्ट that second order reaction in which the concentration of the one reactant is in excess in very large amount, so that is called as the first order reaction। लेकिन असल में वो second order reaction है। फर्स्ट ऑर्डर इसलिए कह रहे हैं कि वो असल में रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन सिर्फ एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो सेकंड ऑर्डर, लेकिन डिपेंडेंस सिर्फ एक रिएक्टेंट पे है, इसलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। चूंकि सेकंड ऑर्डर है, बिहेव फर्स्ट ऑर्डर कर रहा है, इसको स्यूडो यानी झूठा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बोलते हैं। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हवाले से इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखिएगा, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं कि वहां पे हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। वेल डियर स्टूडेंट्स, आप व्हाइट बोर्ड पे देखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड बहुत सी बातें की, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की, एमडीकैट के क्वेश्चंस की एग्जांपल्स के साथ। अब हम बात करते हैं उससे रिलेटेड डाटा जो कि आपकी बुक में पूछा गया, आपके सिलेबस में, एमडीकैट के सिलेबस में पूछा गया है। वॉच दिस, मेथड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिटेल नहीं है किसी की इतनी, लेकिन आपसे पूछ सकता है, आपसे नाम पूछ सकता है, आप लोगों की बुक में हाईलाइट है, आप लोगों को पता होना चाहिए, तो आपने नाम मेमोराइज करने। जैसे हमने रेट ऑफ रिएक्शंस के मेथड्स की तो डिस्क्रिप्शन की ना, बिल्कुल इसी तरह ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को कैलकुलेट करने के भी मेथड्स हैं। सामने लिखा हुआ है आपके सामने, मेथड ऑफ हिट एंड ट्रायल। मैं सिंगल लाइन में बोल देता हूं, जरूरत नहीं है इसकी, बट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इन ऑर्डर टू क्लियर योर कंफ्यूजन। आप अंदाजा लगाते हैं कि इस रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है कि इस पे कर रहा है, आप किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते रहते हैं। और हिट एंड ट्रायल, आप अंदाजा लगाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और आपके जब एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट्स मैच कर जाते हैं किसी एक के बारे में, जिसे आप कह सकते हैं कि यू आर गोइंग टू जस्ट इमेजिन कि यार इसका ज्यादा है, इसका कम है, इसका इस पर डिपेंड करता है, इस पर नहीं करता, तो वो एक सिंपल सा मेथड है, दैट इज नॉट अ साइंटिफिक मेथड। क्लियर है? नंबर 2 में मैंने लिखा है ग्राफिकल मेथड। यू कैन ड्रॉ द ग्राफ और वहां से आप अंदाजा कर सकते हैं कि मेरे पास इस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को अफेक्ट करने से क्या रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इफेक्ट हुआ। अगर तो हुआ तो उस पर डिपेंड कर रहा है, अगर नहीं हुआ तो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा।
तीसरा मेथड है डिफरेंशियल मेथड. यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट अमंग द रिएक्टेंट्स के भाई ये जो रिएक्टेंट है इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी थी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, इसको कम ज्यादा करने से क्या वैल्यू आई है. सो दिस इज आल्सो मेथड नॉट इन द पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट चूंकि नाम याद रखना है तो पता होना चाहिए. क्लियर है. उसके बाद है मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस. जैसे मैंने अभी स्यूडो केस डिस्कस किया ना, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात की है. आप डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करें, किसी भी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएं और फिर देखें कि उसको बढ़ा के बाकी बचने वाले रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है रेट पे कि नहीं पड़ता. तो फिर आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मेरे पास दो रिएक्टेंट्स थे तो अगर इन दोनों में से किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ा दी, उसको तो गेम से ऑफ कर दिया, उसको निकाल दिया, उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे. अब जो दूसरा बच गया जो लिटिल अमाउंट में, उसकी वजह से रेट क्या इफेक्ट होता है कि नहीं होता. तो ये भी एक मेथड है जो कि आपके सामने नाम है आपके सिलेबस में जिसकी डिस्कशन की गई है, दैट इज हाफ लाइफ मेथड. My dear students, बड़ा क्लियर आपकी बुक में लिखा हुआ है. दिस इज MDCAT. I'm not wasting your precious time. Coming directly to the concerned question कि जिसकी बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरह कैलकुलेट करते हैं ये हमने फिगर आउट किया हुआ है हाफ लाइफ मेथड से. डिराइव्ड इक्वेशन आपके सामने मैंने लिख दी है. N is the order of reaction, T is the half life and A is the initial concentration. Let's suppose आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं, उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A1 एंड A2 है और उसके अंदर T1 और T2 के अंदर सर्टन चेंजेस आती हैं. गॉट इट. रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट का रिलेशनशिप भी कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर है. तो ये अगर आप लोगों को ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो फाइंड आउट करना है, हाफ लाइफ पीरियड का पता हो और साथ में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस का पता हो दोनों यूनिट्स की, तो आप इजीली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. ये आपके सामने डेरिवेशन थी और यहां पे आप एक और चीज ऐड कर सकते हैं. यू कैन सिंपली ऐड +1. तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं n log T1 over T2 A2 over n +1. ये फैक्टर की डेरिवेशन में जो मैंने +1 भी ऐड कर दिया इसमें, जो कि इनफैक्ट इसकी डेरिवेशन थी. तो ये आपके पास वो इक्वेशन आती है कि अगर आपको हाफ लाइफ का पता हो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का पता हो, तो इस वैल्यूज में पुट करके आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज अ गुड मेथड टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब ये तमाम फैक्टर्स ध्यान में रखें, इस इक्वेशन को जो कि करेक्टेड फॉर्म में आपके सामने मौजूद है इसको ध्यान में रखें. अब हाफ लाइफ पीरियड है क्या, इसको डिफाइन करते हैं. इससे रिलेटेड बड़े सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे. आप लोगों को कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल और फाइनल बता देगा कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये थी, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ये थी. आप लोगों के पास टोटल टाइम इतना लगा इस अमाउंट से इस अमाउंट बनने तक, बताओ इसकी हाफ लाइफ कितनी है. तो आप वेरी सिंपल मेथड में कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप हर स्टेप के मुताबिक, जो लेट्स सपोज 100 इज योर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, कहते हैं 25 इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन और टोटल टाइम लगा है 8 घंटे 8 आवर्स. आप मुझे बताएं कि इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट दिया गया उसकी हाफ लाइफ कितनी है. पहले तो डेफिनेशन का पता होगा हाफ लाइफ है क्या. वॉच दिस. हमारे पास द टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट हाफ ऑफ अ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, वो टाइम के जिसमें कोई भी एक रिएक्टेंट आधा रह जाए, उस टाइम को हाफ लाइफ कहते हैं. 100 से मैं 50 पे आऊंगा, 50 से 25 पे आऊंगा. स्टॉप. आपने मुझे पहले 100 का, बाद में मुझे 25 कहा और वो मैंने अचीव कर लिया. 2 स्टेप्स में मेरे पास वैल्यू आ गई. आपने मुझे कहा टोटल टाइम लगा 8 आवर्स. व्हाट इज द हाफ लाइफ. मैं टोटल टाइम को डिवाइड कर दूंगा स्टेप से, जितने स्टेप्स में मेरे पास वो डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन आती है. 8 आवर डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास क्या आंसर आता है 4 आवर्स. मैं कहूंगा इसकी हाफ लाइफ 4 आवर है. बिल्कुल इसी हाफ लाइफ से रिलेटेड MDCAT में क्वेश्चन कर सकता है. आपको हाफ लाइफ बता देगा, आपको कह देगा कि इस रिएक्शन की ये हाफ लाइफ है और मुझे बताओ, एक इनिशियल अमाउंट दे देगा, मुझे कहेगा कि लेट्स सपोज 100 अमाउंट दे देगा, कहेगा बताओ आप मेरे पास टोटल टाइम कितना लगेगा अगर मैंने 100 से 12.5 कंसंट्रेशन करनी है. तो मैं कहूंगा वेरी सिंपल, वही मेथड. मैं 100 से हाफ करूंगा 50, 50 का हाफ करूंगा 25, 25 का हाफ करूंगा 12.5 और जो हाफ लाइफ उसने मुझे बताई होगी, हाफ लाइफ तो चेंज नहीं होती ना डेफिनेटली. अच्छा, आप लोगों के सिलेबस में हाफ लाइफ का जो रिलेशन है ना, डेफिनेटली दैट इज टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन, द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डिस्कशन की गई है. रेडियो एक्टिव डिके की बात की गई है जो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को डिपेंड करता है. हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन में अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं, तो वो आप उन तमाम हाफ लाइफ्स को ऐड करके आंसर कर सकते हैं. अब वॉच दिस स्टेप दैट आप लोगों के पास टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट हाफ लाइफ इनटू द half of the reactants in the product, that is called as half life. अब ये एक्सप्रेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जनरल एक्सप्रेशन, वॉच दिस. हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसने एम्फसाइज किया सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे.
हम सेकंड ऑर्डर भी पढ़ के आ गए, मैंने थर्ड ऑर्डर का भी आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। उसने कहा भाई मुझे हाफ लाइफ बात करनी है सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। अब मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को एक्सप्लेन करने लगा। वॉच दिस। मैंने पहले जनरल एक्सप्रेशन लिखा, हमारे पास हाफ लाइफ n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और a इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं रिलेशनशिप इस तरह करूं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है उसमें से -1 कर दूं तो वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन आ जाता है हाफ लाइफ के साथ। अब देखो मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जो किनेटिक एक्सप्रेशन अचीव किया, ये भी नोटिफाई कर लें। आप लोगों की बुक में जो आप लोगों ने किनेटिक इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिड्यूस की है, कैलकुलेट की है, उसकी वैल्यू याद रखनी है। यहाँ पे मैं दूसरी दो वैल्यूज भी बोल देता हूँ। आपके पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ 1/Ka, गॉट इट। और जो थर्ड ऑर्डर है आपकी बुक में जो दिया गया उसकी बात करें 1.5/Ka², क्योंकि हम जानते हैं जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसमें से -1 करेंगे तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का वो रेशियो आएगा। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं जो कि एमडीकैट में पूछा गया तो हाफ लाइफ की एक्सप्रेशन ये है। अगर मैं इस फैक्टर को रिमूव कर दूं, ये याद रखिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो आपके सामने एक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, 0 है तो के की वैल्यू दे देगा, आप कैलकुलेट कर देंगे। जो भी के की वैल्यू देगा आप इस फार्मूले में पुट इन करके हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात होगी। अब दूसरी अहम बात की तरफ चलते हैं। टी हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A0। क्या इस एक्सप्रेशन में देखें हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डिपेंड कर रही है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे? आप कहेंगे नहीं। ये लाइन लिखी है, हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मैंने बात की थी रेडियो एक्टिव मटीरियल की। लेट्स सपोज अगर मैं 100 ग्राम यूरेनियम लेता हूं या 100,000 किलोग्राम यूरेनियम लेता हूं, अमाउंट बढ़ा देता हूं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, क्या जो टाइम रिक्वायर्ड है 100 को 50 करने में या 100,000 को 50,000 करने में डिफरेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के मुताबिक हाफ लाइफ का जो रिलेशन है वो आपके सामने है, दैट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। हाँ सेकंड ऑर्डर में, हाँ थर्ड ऑर्डर में हमने पढ़ा हुआ है, बट दिस इज नॉट द पार्ट दैट टू थिंग्स आर नॉट द पार्ट ऑफ एमडीकैट सिलेबस। उसमें हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से हाफ लाइफ अफेक्ट होती है, बट फर्स्ट ऑर्डर में नहीं होती। क्लियर है? तो अभी हम अपने एमडीकैट सिलेबस ही की बात करेंगे जिसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक और बात, लेट्स सपोज अगर मैं जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन दे दूं, एफएससी में नहीं है, डिस्कस किया गया, बट ए लेवल्स में क्वेश्चंस हैं, एमडीकैट में क्वेश्चन आ सकता है। लिसन, और मैं टेस्ट में ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा माय डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं जीरो ऑर्डर कह दूं तो मेरे पास ए फैक्टर A-1 आ जाएगा, A-1 आ जाएगा, जिसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो टी हाफ लाइफ यानी हाफ लाइफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। आप जितनी ज्यादा जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन करते जाएंगे उसकी हाफ लाइफ उतनी ज्यादा होती जाएगी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी जो मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन की। इसको आप जीरो ऑर्डर में फिट इन कर सकते हैं एफएससी स्टूडेंट्स, बेशक आपके सामने बुक में है या नहीं है। ये जनरल एक्सप्रेशन में यहाँ पे जीरो ऑर्डर लिखें, 0-1 करें, A-1 हो जाएगा, ये ऊपर जाके A हो जाएगा, ये डायरेक्ट रिलेशन में आ जाएगा। यू कैन आंसर दैट आल्सो। क्लियर है? अब हम देखते हैं दूसरा फैक्टर, रेट कांस्टेंट के। हमने रेट इक्वेशन की बात की है, उसमें हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट के को कंसीडर किया है, उसके डिफरेंट एक्सप्रेशन की बात की है, मैंने उसके फैक्टर बताए थे कि हमारे पास ये क्या क्या रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे सिंपल 2 पॉइंट्स भी नोटिफाई कर लें, इसको सिंपलाइज किया कि ऐसे डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये असल लाइन थी। हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है, इट्स अ कांस्टेंट, यस, इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, यस, बट इट्स यूनिट्स आर चेंजिंग बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। रेट कांस्टेंट के जो यूनिट्स हैं वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं, और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के आपके एमडीकैट के सिलेबस में पूछेंगे आपको याद होने चाहिए। मिसाल के तौर पे मैंने लिख दी है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो तो हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है उसका यूनिट क्या होता है? मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, और ये एमडीकैट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसके यूनिट होते हैं रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट के यूनिट होते हैं
पर सेकेंड, और इस तरह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास वो फैक्टर नीचे से ऊपर आ जाएगा ना, तो मेरे पास dm -3 की बजाय dm प्लस आ जाएगा क्यूब में, और पर मोल पर सेकंड हो जाएगा। अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे dm +6 आ जाएगा, मोल -2 आ जाएगा, और पर सेकंड ही रहेगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास फैक्टर वही होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं विच विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली हेल्पफुल फॉर यू पीपल। जी तो डियर स्टूडेंट, स्लाइड आप सब सामने देख सकते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इन द जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, अच्छा रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इन द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी इसकी डेफिनेशन की बात मैंने की थी। ऑप्शन ए में कहता है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, ऑप्शन बी में कहता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ऑप्शन सी में कहता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होता है जो किसी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, उससे इंडिपेंडेंट होता है। सो चार्ली इज माय आंसर। वेल डियर स्टूडेंट्स, इसी स्लाइड में आप एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, Which of the following is the second order reaction? Second order reaction क्या होता है? जिसमें rate of a chemical reaction is depending upon the concentration of the two reactants, two molecules, ठीक है। तो अगर मैं अल्फा की बात करता हूं तो ये मैं डिस्कस कर चुका हूं कि ये हमारे पास हैलोजिनेशन हो रही है, हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रही है, ये 1.5 ऑर्डर है। ये भी मैंने इसलिए बोल दिया कि अल्फा ऑप्शन का भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एमडीकैट के क्वेश्चन में पूछा गया था, जिसको मैं डिस्क्राइब भी कर चुका हूं। बहरहाल ये मेरा आंसर नहीं है। बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। इसका अगर हम रेट देखते हैं तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इन दो पे डिपेंड करता है। अगर मैं चार्ली की बात करूं, इसकी मोलेकुलरिटी तो आपके पास 8 आती है, बट दिस इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसलिए मैंने कहा था कि आप लोगों को एमडीकैट में रेलेवेंट चीजों का भी पता होना चाहिए। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज नॉट बीइंग डिस्क्राइब्ड इन आवर एमडीकैट सिलेबस, बट उसने जब एग्जांपल दे दी है, इफ यू आर अवेयर अबाउट द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन देन यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कि कौन सा सेकंड ऑर्डर है, कौन सा थर्ड ऑर्डर है। तो ये मैं आपके एग्जांपल से जस्टिफाई कर रहा हूं। और डेल्टा की बात करें तो आपके पास हाइड्रोलिसिस हो रहा है, किसका? एस्टर्स का। मैं आपसे पूछ लेता हूं चारों डिस्क्रिप्शंस में, तो ये मेरे पास स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। मैंने तमाम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस भी बताए हैं। अल्फा मेरे पास 1.5 ऑर्डर है, आपके सामने है। बीटा मेरा आंसर है, उसने पूछा था सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कौन सा है, सो बीटा इज माय आंसर। और जो चार्ली है वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, और जो डेल्टा है दैट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। एक और स्लाइड में आप क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन में उसने एक एक्सप्रेशन दी है, 2a plus b is going to form a product, ठीक है। If the reactant b is in excess, अब उसने एक्सप्रेशन दे दी है और 2a plus b कह रहा है। हम रेट इक्वेशन लिखेंगे तो a का स्क्वायर आएगा और b का कॉन्सेंट्रेशन तो आएगी, बट rate of a chemical reaction is not depending upon the b, it is in excess। ये सारी वही डिबेट है जो मैं करके आया, उसको ध्यान में रखें। क्वेश्चन कहता है द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a is given rate law, उसने बता दिया। कहता है बताओ क्या आंसर है? आप कहेंगे अल्फा। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि ए स्क्वायर है, दो मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है। इसका एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल एक्सपोनेंट 2 है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बी पे तो वो डिपेंड ही नहीं कर रहा क्योंकि वो एक्सेस में है। क्लियर है? सो इट वाज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी स्लाइड में आप देख सकते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी मैंने लिखे हैं, ऐड किया आपको, उसको ध्यान में रखें। कहता है ए इट कैन बी जीरो, फ्रैक्शनल और नेगेटिव। इट इज एसोसिएटेड विद द रेट इक्वेशन, ठीक है। इट इज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली, इट्स टाइप्स आर ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से ज्यादा होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो यही मेरा आंसर है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है डेल्टा ऑप्शन। अब आप देखेंगे इन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपसे वो किस तरह के क्वेश्चन कर सकेगा। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। वेल माय डियर स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, स्लाइड पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द रेट ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्विंग आयंस कैन बी स्टडीड बाय मेथड। रेट ऑफ रिएक्शन उसको फाइंड आउट करना है इन्वॉल्विंग आयंस, कंडक्टिविटी मेथड। हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से चेक करेंगे ना। सो ये उसने डिफरेंट मेथड दिए। डिलेटोमेट्रिक मेथड नहीं सर, वो तो वॉल्यूम चेंज से होता है। रिफ्रैक्टोमेट्रिक भी नहीं है हमारे पास। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से हम करेंगे। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको अंदाजा होता है कि हमारे पास एमडीकैट के क्वेश्चन किस तरह आते हैं। अब हम मजीद डिटेल्स की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, जो कि आज के हमारे एमडीकैट के सिलेबस के रिमेनिंग टॉपिक्स में से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, हम रिएक्शन काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो रिएक्टेंट और रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, या प्रोडक्ट्स रिवर्स बैक इनटू द रिएक्टेंट होते हैं। दोनों सूरतों में हमारे पास
इन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए या प्रोडक्ट को कन्वर्ट बैक इनटू द रिएक्टेंट होने के लिए एक बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, दैट इज एनर्जी बैरियर। अगर वो ना हो तो कोई भी चीज किसी भी वक्त किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो रिएक्शन होता ही तब है जब एक खास एनर्जी बैरियर को क्रॉस किया जाता है। दैट एनर्जी बैरियर इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। सिंपल वे में बताया, आप इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं, आप सामने देख सकते हैं। एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to convert the reactants into the products। वो certain amount of energy जो reactant को लाजमी चाहिए होती है, चाहे वो किसी भी तरीके से प्रोवाइड की जाए, by increasing temperature, by pressure etc। कोई कैटालिस्ट को यूज किया जाए, अभी कैटालिस्ट की तरफ बाद में आते हैं कि वो एक्टिवेशन एनर्जी के साथ क्या करता है। बहरहाल एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जिसकी बेसिस पे हम आगे चलते हैं। वॉच दिस, हमारे पास ये डिफाइन कर दिया मैंने। ये ग्राफ्स देखें जरा, बाद में उसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं। ये मैंने दो तरह के रिएक्शंस आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। आप जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, एंडोथर्मिक भी होते हैं, एक्सोथर्मिक भी होते हैं। एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस होते हैं जिनको होने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जो रिएक्शन होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। चाहे एनर्जी रिलीज होती है, चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होती है, लेकिन फिर भी रिएक्टेंट्स को एक बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। यू कैन सी दैट अगर मैं यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करूं, ये मेरे पास रिएक्टेंट है जिनकी एनर्जी हाई है, ये मेरे पास प्रोडक्ट्स है जिनकी एनर्जी लोअर है। बट ऐसा नहीं कि रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारे पास रिएक्टेंट्स आपस में मिलके एक हाई एनर्जी स्टेट को अचीव करते हैं। वहां पे उनकी ट्रांजिशन स्टेट, जिसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, वो बनती है और उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। बिल्कुल इसी तरह एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हमारे पास प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, लेकिन इस एनर्जी बैरियर्स को क्रॉस करने के बाद ही आता है। अब ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें कोलिजन थ्योरी का पता होना चाहिए। वॉच दिस, concept of the activation energy is derived from the collision theory of the reaction rates। what is collision theory? collisions यानी टकराव किसका? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का, ताकि प्रोडक्ट बनाए। बेतहाशा collisions होते हैं, लेकिन हर collision इफेक्टिव नहीं होता। जैसे कि मैंने लेक्चर में पहले भी बात की थी, आप अंडरस्टैंड करते हैं हमारे पास ये दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं जिसको एक्सप्लेन करती है collision theory। इसमें ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भी होती है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो है बात करती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यानी ट्रांजिशन स्टेट के बारे में। अब ट्रांजिशन स्टेट कब आती है? कोलिजन के नतीजे में। सो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की एक्सप्लेनेशन भी कोलिजन थ्योरी पे बेस करती है, जो कि ओरिजिनल थ्योरी है जिसको मैं माइनर एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमारे पास जो कोलिजन थ्योरी है वो 2 स्टेप्स पे बेस कर रही है। इन फ्रंट ऑफ यू आप देखें, पहला है कि इफेक्टिव कोलिजन इज मस्ट फॉर द रिएक्शन। अब इफेक्टिव कोलिजन क्या है? मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, हाँ, लेकिन वो टकराव कैसा होना चाहिए कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो। वॉच दिस, हमारे पास प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होनी चाहिए, डायरेक्शन सही जगह पे, टारगेटिंग हो, रिएक्शन हो, प्रोडक्ट बने। फिर उसके बाद ये है एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स फॉर द इफेक्टिव कोलिजन। अब टकराव तो हो सकता है, कोलिजन तो हो सकता है दो मॉलिक्यूल्स का, लेकिन उतनी एनर्जी नहीं है। उस इफेक्टिविटी को अचीव करने के लिए एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी लाजमी होनी चाहिए उस कोलिजन में। सो कोलिजन थ्योरी कहती है एक तो ओरिएंटेशन होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए प्रॉपर, जहां पे स्ट्राइकिंग हो, जो कि जहां पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन सके वहां पे जाके मॉलिक्यूल स्ट्राइक करें, उस लोकेशन पे जाके स्ट्राइक करें, प्लस उस टकराने वाले जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो कि हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन सके। सो ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये ग्राफ में देखें कि दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। इसमें भी देखें, ये मेरे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट को बिग अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए। अच्छा, ये तो सिंपल डिस्क्रिप्शन होगी, एमडी कैट है। क्वेश्चंस किस तरह आ सकते हैं? ये जो दो मैंने एक्सप्रेशंस दी हैं आपके सामने, ग्राफिकल फॉर्म है जिसमें एनर्जी एक्सिस एंड डेफिनेटली रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स को आपके सामने प्रेजेंट किया है। ये तो सिंपल बात आप कर लेंगे, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक आपको पता है। क्वेश्चन क्या करता है, जरा फोकस करें एमडी कैट का क्वेश्चन। वो कहता है बताओ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस रिवर्सिबल रिएक्शन की ज्यादा होती है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की? ये क्वेश्चन एमडी कैट का। वेरी सिंपल, वॉच दिस स्टूडेंट्स। मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देखता हूं, मुझे पता होगा प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, एनर्जी रिलीज होगी है ना रिएक्टेंट्स में, रिएक्टेंट की ज्यादा है। अब देखो फॉरवर्ड, जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे यू कैन सिंपली आंसर विद इन सेकंड्स कि भाई अगर आप बैकवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हो तो बैकवर्ड रिएक्शन में अब ये रिएक्टेंट है, इसको कन्वर्ट बैक इनटू रिएक्टेंट होने के लिए ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, इसका बैरियर ज्यादा है। सिमिलरली वाइस वर्सा क्वेश्चन वो एंडोथर्मिक के बारे में पूछ सकता है कि बताओ कि फॉरवर्ड रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी
फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक में ज्यादा होती है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में। तो आपके सामने है, आपके पास रिएक्टेंट इन द प्रोडक्ट, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में बैकवर्ड के तौर पे ज्यादा है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं, और वो डेरिवेशन नाम नहीं है, बट ही इज टॉकिंग अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज MDCAT, वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड टू आंसर एवरी क्वेश्चन। सो सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, जहां पे मैंने एक इक्वेशन की बात की है, और उस इक्वेशन में मौजूद दो रिलेशंस जो कि बड़े इंपॉर्टेंट MCQs को पूछने का बायस बनते हैं, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मैंने आर्हीनियस इक्वेशन लिखी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट्स डेरिवेशन, मैंने सिंपल उसका कंक्लूजन लिखा है। वॉच दिस, मैंने आर्हीनियस इक्वेशन लिखी है, K इज द रेट कांस्टेंट, A इज द आर्हीनियस कांस्टेंट, नेचुरल लॉग है E, और EA ये फैक्टर काउंट करना है, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर। हमारे पास जो आर्हीनियस इक्वेशन है ये एक्टिवेशन एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन, डेफिनेटली एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और टेम्परेचर, और तो जनरल गैस कांस्टेंट है, इट्स कांस्टेंट फैक्टर, इसकी बात भी नहीं करेंगे, ए और स्मॉल ई की बात भी नहीं करेंगे, तो कांस्टेंट फैक्टर्स। हमारे पास वेरिएबल है, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर। अच्छा, इसमें से मैंने कंक्लूसिव बात निकाली है जो कि MDCAT के क्वेश्चन में पूछी जाती है। आप जरा गौर से देखें, इस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो भी रिएक्शन कांस्टेंट है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस EA। एग्जैक्टली माइनस EA। आप डायरेक्ट रिलेशन में देखते हैं, क्वेश्चन पूछ लेता है, बताओ एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रिएक्शन का जो रेट है वो ज्यादा होगा कि कम होगा। अगर तो आप इस बात पे फोकस करेंगे कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस EA, और इसका मतलब है 1/EA। ये रिलेशनशिप डायरेक्ट नहीं है, इनफैक्ट ये रिलेशन इनडायरेक्ट है। इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी, बैरियर जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना स्लो हो जाएगा, हमारे पास प्रोडक्शन कम आएगी। सो इनवर्स रिलेशन का प्रूफ किया बिल्कुल इसी तरह, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है कि ज्यादा होता है, रिएक्शन स्पीड से होता है कि कम होता है। भाई ये बात हम कॉमनली जानते हैं कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्टिवेशन एनर्जी कम या ज्यादा नहीं होती। किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो भी एक्टिवेशन एनर्जी है वो टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से कम नहीं होती। बस एक काम होता है कि हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर गोइंग टू रिएक्ट वो इंक्रीज हो जाती है। वो मॉलिक्यूल यानी रिएक्टेंट वो अपर एनर्जी पे चले जाते हैं। जब वो अपर एनर्जी पे जाते हैं तो डेफिनेटली बैरियर का डिस्टेंस शॉर्टन हो जाता है और रिएक्शन स्पीड से हो जाता है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी डिस्टर्ब नहीं होती। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए इंक्रीज करता है कि रिलेशन के मुताबिक -1/T है, इट्स इक्वल टू T, यानी डायरेक्ट रिलेशन है। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर यू आर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द आर्हीनियस इक्वेशन यू आर गोइंग टू आंसर। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था माय डियर स्टूडेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी इफेक्ट नहीं होती। इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूं। सी ऑन द रिवर्स व्हाइट बोर्ड यू कैन सी दैट अगर मैं लेट्स सपोज अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, भाई एक्टिवेशन एनर्जी का स्टैंडर्ड तो यही रहेगा, एनर्जी लेवल तो यही रहेगा, बट मेरे पास रिएक्टेंट्स की एनर्जी और डेफिनेटली सिस्टम में प्रोडक्ट्स की एनर्जी भी, इन दोनों यूनिट्स की किनेटिक एनर्जी, इनकी एनर्जी इंक्रीज करेगी ना, ये वहां पे रहेगा। लेट्स सपोज ये आर उठ के यहाँ पे आ जाता है तो बैरियर कम हो गया। इस बैरियर के कम होने की वजह से रिएक्टेंट जल्दी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी एंड सिमिलरली वाइस वर्सा, मेरे पास प्रोडक्ट कन्वर्ट इजीली इनटू द रिएक्टेंट्स। क्लियर है? बिल्कुल ये सिनेरियो यहाँ पे अप्लाई करें, लेकिन दोनों सूरतों में हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के लिए दो रिएक्टेंट्स को जो एनर्जी चाहिए वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो ये फैक्टर आपने ज़हन में रखना है। अब इसी बोर्ड पे आप देखें, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ये आपके सामने मैंने दो एक्सप्रेशन आर्हीनियस इक्वेशन से निकाल के एक्सप्लेन की हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अब एक और बात, हम बात करते हैं कैटालिस्ट की। वो तमाम रिएक्शंस कैटालिसिस के मैंने डिफाइन कर दिया है। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग अ कैटालिस्ट, दिस इज कॉल्ड एज कैटालिसिस। व्हाट इज कैटालिस्ट? सिंपल डेफिनेशंस हैं, आप जानते हैं। कैटालिस्ट क्या है? एनी सब्सटेंस व्हिच लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। टेम्परेचर इफेक्ट नहीं कर रहा था एक्टिवेशन एनर्जी को, बट कैटालिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। वो उस बैरियर को डाउन कर देता है,
वो अच्छा कैटालिस्ट होता है जो जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, ताकि रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा जोर ना लगाना पड़े, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना आनी पड़े। पॉइंट देखिए, कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ अ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ओनली। यस, रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता, मैंने मजीद डिस्क्रिप्शन लिखी है, तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज करने से एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कैटालिस्ट यूज करने से हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाती है। कैटालिस्ट प्रोवाइड द अल्टरनेटिव रूट टू द रिएक्टेंट्स टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट्स। एक और बात, जब हम कैटालिस्ट यूज करते हैं ना, तो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज द बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इंक्रीज करते हैं। जैसे वो भी मैंने आपको डायग्राम दिखाई है कि जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर जब वो डाउन हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर, तो फिर रिएक्टेंट को अगर कम एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए, तो कैटालिस्ट तो मौजूद ही है ना, प्रोडक्ट्स को भी कम एनर्जी चाहिए टू कन्वर्ट बैक इनटू द रिएक्टेंट्स। तो ये दोनों तरफ का एमडीकैट का क्वेश्चन है। रेट ऑफ द फॉरवर्ड एज वेल एज द बैकवर्ड रिएक्शन बोथ रेट्स इंक्रीजेस बाय यूजिंग कैटालिस्ट। क्लियर हो गया? अब ये कुछ डेफिनेशंस हैं, आपको पता होना चाहिए। What is homogeneous catalysis? What is heterogeneous catalysis? Homo means same, hetero means different. Homogeneous catalysis वो है जिसमें reactants plus the catalyst, अगर reactants गैस में है तो catalyst भी गैस में है, अगर reactants liquid है तो catalyst भी liquid है, they must be in the same phase, ठीक है। और hetero में different, अगर reactant हमारे पास solid है या liquid है तो वो हमारे पास जो कैटालिस्ट गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, डिफरेंट फेजेस होंगी, सिंपल सी बात है। तो होमोजेनियस कैटालिसिस, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस की जो एग्जांपल्स आपकी बुक में है आपने ज़हन में रखनी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा के सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाता हूं बाय यूजिंग द वनेडियम पेंटाऑक्साइड सॉलिड, ये मेरे पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। और अगर मैं सेम रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड करता हूं, लेड चैम्बर प्रोसेस है, बनता सल्फ्यूरिक एसिड है, बट ये होमोजेनियस कैटालिसिस की एग्जांपल है। सो इन दोनों चीजों को इस तरह से रिलेटेड एग्जांपल्स, इक्वेशंस दे देगा आपको। कैटालिस्ट लगाए होंगे, आपको प्लैटिनम, आपको मेटल्स की सॉलिड स्टेट का पता होता है, आपको गैसेस का पता होता है, आपके सामने रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की फिजिकल स्टेट्स भी लिखी होंगी। आपसे पूछेगा बताओ कौन सा होमोजेनियस कैटालिसिस है, कौन सा हेटेरोजेनियस कैटालिसिस है, कौन सा होमोजेनियस कैटालिसिस नहीं है, कौन सा हेटेरोजेनियस कैटालिसिस नहीं है, तो नेगेटिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर आंसर कीजिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। फिर उसके बाद हमने बात की है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैटालिस्ट की। एमडी कैट है ना, पूछ सकता है वही बात, तो उसके तमाम एंगल्स को हमने हाईलाइट करना है। वॉच दिस। स्पेसिफिक इन नेचर होता है भाई कैटालिस्ट। हम जानते हैं कि अगर हम कैटालिस्ट चेंज कर दें इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में भी, तो हमारे पास प्रोडक्ट ही डिफरेंट हो जाती है। तो कैटालिस्ट की यूजेस से हमारे पास सडन प्रोडक्ट्स बनती हैं, वो उसी कैटालिस्ट के यूज से बनेंगी, किसी दूसरे के यूज से नहीं बनेगी। ठीक हो गया? दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, कैन नॉट स्टार्ट बट ओनली स्पीड्स अप द रिएक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैटालिस्ट जस्ट स्पीड अप रिएक्शन करता है। कैटालिस्ट का एक ही काम है, लोअरिंग ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। बस वो रिएक्शन जो हो तो रहा था लेकिन स्लो था, कैटालिस्ट ने उसको स्पीड अप कर दिया। कैटालिस्ट कैन नॉट स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, ये थर्मोडायनामिकली प्रूवन फैक्टर है। क्लियर है? याद रखना है। फिर आपके पास स्मॉल अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, और देखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन रिमेन्स अनअफेक्टेड। इसको हम डिटेल में इक्विलिब्रियम में भी पढ़ के आए हैं कि हमारे पास कैटालिस्ट के यूज करने से नीदर द वैल्यू नॉर द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम इज बीइंग डिस्टर्ब्ड। क्लियर हो गया? तो ये भी आपने जाना है। हाँ, अर्लियर अचीव कर सकते हैं बट वैल्यू और पोजीशन चेंज नहीं होती। अगर है कि फाइननेस, यानी जितना बारीक कैटालिस्ट होगा, पाउडर्ड फॉर्म में यूज करेंगे, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा, उतना स्पीड अप कर देगा रिएक्शन को, उतनी जल्दी से रिएक्शन हो जाएगा। तो ये भी फैक्टर आपने ध्यान में रखना है। सो दैट वाज समथिंग अबाउट द कैटालिसिस एंड द कैटलिस्ट। अब हम इसके एक और दो तीन वेरी रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं उनको पढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिखा है प्रोमोटर। प्रोमोटर इज द कैटलिस्ट ऑफ द कैटलिस्ट। प्रोमोटर क्या करता है? कैटलिस्ट मौजूद है, रिएक्शन एक स्पीड से चल रहा है, अगर प्रोमोटर ऐड होगा तो फिर कैटलिस्ट और स्पीड अप हो जाएगा। यानी बल्कि कैटलिस्ट को इनिशिएट करने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए प्रोमोटर इज रिक्वायर्ड। मिसाल के तौर पे मैंने एग्जांपल लिखी है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के हैं कि वेजिटेबल ऑयल्स के हाइड्रोजनेशन करते हैं, वेजिटेबल घी बनता है, हम निकल कैटलिस्ट को यूज करते हैं। और जब निकल कैटलिस्ट को हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे यूज करते हैं, लेट्स सपोज, तो आप देखें मैंने आपने पढ़ा हुआ ऑर्गेनिक में टिलोरियम यूज करते हैं, कॉपर मेटल यूज करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैटलिस्ट निकल है, ये है। अगर निकल निकाल दें, ये दोनों पड़े रहे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। बट अगर निकल मौजूद है, कॉपर और टिलोरियम प्रेजेंट है, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा।
दीज आर द प्रोमोटर्स, जिसको आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, जैसे प्लैटिनम क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, डिफरेंट एग्जांपल्स आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो प्रोमोटर इज द कैटलिस्ट ऑफ द कैटलिस्ट व्हिच स्पीड्स अप द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। क्लियर हो गया। अब इसी तरह बास सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि जो रिएक्शन में ऐड किए जाएं तो रिएक्शन स्पीड अप नहीं होता, स्लो डाउन हो जाता है, उसको हम एंटी कैटलिस्ट कह देते हैं, उसको हम पॉइजन कह देते हैं, या उसको हम नेगेटिव कैटलिस्ट कह देते हैं। तीनों नाम है, कोई भी यूज कर सकते हैं। स्लोज डाउन द रिएक्शन या डिक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन, ऑटो कैटलिस्ट। वेरी ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल भी आपके सामने जस्टिफाई की है। आप एक रिएक्शन करते हैं, आप जानते हैं, अभी मैंने रिएक्शन लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन जो है स्लो डाउन होता है। हाँ, जैसे स्टार्ट में इंस्टेंटेनियस रेट बहुत ज्यादा था, बाद में स्लो डाउन हो गया, ठीक है ना। अब सुने, हमारे पास कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे प्रोडक्ट बनती है वो स्पीड अप हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए होता है, लेट्स सपोज कि एस्टर्स का हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट। आप देखें प्रोडक्ट पे फोकस करें, अल्कोहल और एसिड्स बन रहे हैं, वो तमाम रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट में कैटालिस्ट बन जाए। आपके पास रिएक्शन हो, जो प्रोडक्ट बनती है उसमें से एक प्रोडक्ट एज अ कैटालिस्ट फंक्शन करना शुरू कर दे, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटो कैटालिसिस। और ये जो यूनिट है दैट इज यूज्ड एज द ऑटो कैटालिस्ट। ये आप सामने याद रख सकते हैं। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिड बना एज अ प्रोडक्ट और यही इसका कैटलिस्ट था, तो इसकी प्रेजेंस में हमारे पास रिएक्शन स्पीड अप हो गया। यू कैन अंडरस्टैंड दैट, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं एंजाइम कैटालिसिस की। यू आर द MD-CAT स्टूडेंट्स, यू बेटर नो व्हाट आर एंजाइम्स। दे आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, दे आर एसेंशियली प्रोटीन्स। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो एंजाइम्स हैं, दे फंक्शनिंग दैट मैनी काइंड ऑफ द रिएक्शन है, रिएक्शंस उनको स्पीड अप कर रहे हैं, तो दे आर द बायोकैटलिस्ट। उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज मैंने रिवाइज कर दी हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वॉच दिस। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, एसेंशियली प्रोटीन होते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। डेफिनेटली आपको पता है सारा प्रोस्टैटिक ग्रुप या एपोएंजाइम्स के सिनेरियो में बात करते हैं जब, ओके। फिर मोर एफिशिएंट देन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। हमारे पास एंजाइम्स आर द कैटलिस्ट, बट इनकी एक्टिविटी इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से बहुत ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है ये एमसीक्यू देखें। दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन with this ratio 10 raised power 6 to 10 raised power 12, such a huge amount of the increasing speed of the reaction. You can understand कि एंजाइम्स कितने इफेक्टिव होते हैं, कितने जबरदस्त फंक्शन करते हैं। फिर आप जानते हैं कि हाईली स्पेसिफिक इन नेचर और टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं। हमारे पास एंजाइम्स जो है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। और याद रखिएगा, ना ही कैटलिस्ट ना ही एंजाइम रिएक्शन में यूज नहीं होते, दे रिकवर एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेते हैं लेक्चर डिलीवरी के बाद, ताकि हम अपने आप को मजीद इंप्रूव कर सकें। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक स्लाइड है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी, जिसकी अभी बात की थी हमने, ऑफ द बायोमोलेकुलर रिएक्शन इन द गैस फेज रिएक्शन, ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन इज नोन एज, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। सो वेरी सिंपल, इस डेफिनेशन को देखता हूं तो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी क्लियर एंड सिंपल। इसी स्लाइड में एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है द रेट ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन ए में कहते हैं इंक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड, ओके। ऑप्शन बी में कहता है कि रिमेन्स द सेम एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, एक मिनट। सी में कहता है डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड नॉर्मली, चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। अभी मैंने ये बोला था कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है, ऑटो कैटालिसिस की एग्जांपल के अलावा रिएक्शन स्लो डाउन होता है। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। एक और क्वेश्चन आपके सामने माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्लाइड आपके सामने है। इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट कैटालिस्ट इज यूज्ड टू, कैटालिस्ट का फंक्शन पूछ लिया, वो तमाम पॉइंट्स जो मैंने आपको एलैबोरेट किए हैं। वो कहते हैं कैटालिस्ट इज यूज्ड टू, ऑप्शन ए में कहता है लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, एग्जैक्टली यही आंसर है, लेकिन मैं बाकी भी देख लेता हूँ। वो कहता है कि इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, लोअर द पीएच बिल्कुल इररेलेवेंट, एंड डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बिल्कुल इररेलेवेंट, अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। द फंक्शन ऑफ द कैटालिस्ट इज जस्ट टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी, अल्फा आंसर है। इसी स्लाइड में एक और क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, कहते हैं इन सम रिएक्शन अ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एक्ट एज अ कैटालिस्ट, और कहते हैं द फिनोमेनन इज कॉल्ड एज ऑटो कैटालिसिस। अभी बोला है आपके सामने। सो मेरे पास ऑटो कैटालिसिस, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर।
Well, my dear students, that was all about the today's lecture number 18, MDCAT. My dear student, that was the last lecture of the MDCAT. I pray to God that you must succeed in your aim. For the purpose, you work hard and work hard consistently so that you can achieve your goal. हमने पूरी कोशिश की है इस लेक्चर में और इससे पहले लेक्चर्स में कि आपके MDCAT के सिलेबस से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के लिए क्लैरिफाई किए जाएं, आसान किए जाएं, हेल्प आउट किया जाए और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपका टेस्ट बेहतरीन होगा। इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर के नेक्स्ट टेस्ट में मुलाकात होती है। तब तक अल्लाह हाफिज।